नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान और लेकर हाजिर हैं हम वर्ल्ड न्यूज। आइए दुनिया देखते हैं हमारी नजर से, यानी जी सलाम की नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अमेरिकी सदर ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग मुलाकात में एक नया मोड़। ट्रंप ने ट्वीट करके कहा, बातचीत के लिए अमेरिका का एक वफ्द नॉर्थ कोरिया में। इटली में हुकूमत साजी की कोशिशें फिर नाकाम। नामजद वजीर आजम जोजिपे कोंते ने नई मुल्क की हुकूमत तश्कील देने से किया इनकार। पावलो सावाना को वजीर खजाना बनाने पर फंसा था पेंच। पाकिस्तान में साबिक चीफ जस्टिस नसीरुल मुल्क को नामजद किया गया निगरान वजीर आजम। तमाम सियासी पार्टियों ने इत्तेफाक राय से नासिरुल मुल्क को बनाया निगरान पीएम। हिंदुस्तान की पाकिस्तान को दो टूक। सुषमा स्वराज ने कहा, दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में पाकिस्तान के हुक्म पर भी नाराजगी जताई। और पेरिस में एक अफ्रीकी नौजवान ने स्पाइडरमैन जैसी बहादुरी दिखाते हुए एक बच्चे की जान बचाई। सदर मांको ने हौसला अफजाई की, फ्रांस की शहरियत दी। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के बीच होने वाली बातचीत में फिर एक नया मोड़ आ गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि अमेरिका का एक वफ्द किम जोंग उन और उनके बीच होने वाली बातचीत की तैयारी के लिए नॉर्थ कोरिया पहुंच गया है। अमेरिका और शुमाली कोरिया के बीच बातचीत में हर रोज एक नया मोड़ आ रहा है। अब अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका का एक वफ्द शुमाली कोरिया पहुंचा है, जो दोनों मुल्कों के मुमकिना सरबराही इजलास पर बातचीत करेगा। अपने ट्वीट में ट्रंप ने कहा कि उन्हें यकीन है कि शुमाली कोरिया में बहुत पोटेंशियल है और एक दिन वो अजीम माशी और कारोबारी ताकत बनेगा। ट्रंप ने कहा कि वो मुजव्वज़ा बातचीत को लेकर पुरुम्मीद हैं। I just want to mention we're doing very well in terms of the summit with North Korea. Looks like it's going along very well. As you know, there are meetings going on, and I think there's a lot of goodwill. I think people want to see if we can get the meeting and get something done. If we got that done, and if we can be successful in the denuclearization of the Korean Peninsula, it would be a great thing for North Korea. It would be a great thing for South Korea. It would be great for Japan and great for the world. अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक मुलाकात करने वाले अमेरिकी वफ्द की क़यादत जनूबी कोरिया में अमेरिका के साबिक सफ़ीर संग किम कर रहे हैं। वफ्द में व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल में कोरियन उमूर के माहिर एलिसन होकर भी शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक अमेरिकी वफ्द ने शुमाली कोरिया के नायब वजीर खारजा चू सुन हुई से मुलाकात की है और पीर और मंगल को भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा। It's not just looking to have a meeting. He's not looking for just a cheap political stunt. He wants to get something that's a long-lasting and actual real solutions. We're always going to be prepared, and if the meeting takes place on June 12th, we'll be ready. If it takes place on July 12th, we'll be ready. अमेरिकी सदर ट्रंप और शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के दरमियान 12 जून को सिंगापुर में मुलाकात का ऐलान अमेरिकी हुक्काम ने इस माह के आगाज में किया था, लेकिन दोनों ममालिक के बीच बयानबाजी और तलखी के बाद ट्रंप ने यह मुलाकात मनसूख कर दी थी। लेकिन जनूबी कोरिया की कोशिशों से अमेरिका एक बार फिर नॉर्थ कोरिया से मुलाकात के लिए तैयार है। ज़राए के मुताबिक अमेरिका और शुमाली कोरिया के दरमियान बातचीत में जनूबी कोरिया भी शामिल हो सकता है। अब सबकी निगाहें सिंगापुर में होने वाले ट्रंप किम की मुलाकात पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं साबिक डिप्लोमेट विष्णु प्रकाश साहब, उनसे बात करेंगे। सर, फाइनली अमेरिका के सदर ट्रंप और किम जोंग से मुलाकात के लिए वो तैयार हो गए हैं। ट्रंप ने किम और नॉर्थ कोरिया की तारीफ भी की है। सर, क्या धमकी और प्यार साथ साथ चल सकता है, आप इसको मानेंगे? कुछ भी, मैं पहले तो धमकी और प्यार की जो आपने बात की है, ये बिल्कुल ठीक बात की है। इसमें ट्रंप साथ अमेरिकी सदर की तरफ से धमकियां ज्यादा है और प्यार कम है।
जी। पर वो ये भी जान गए हैं कि नॉर्थ कोरिया पे धमकियों का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछले 70 साल से उन्होंने धमकियां ही सुनी है, दुनिया भर से धमकियां सुनी है, तो धमकियों का उन पर असर पड़ता नहीं है जी। पर जो आपने बात की फाइनली मुलाकात का, इससे मैं इत्तेफाक नहीं करता हूं, क्योंकि इस मामले में कुछ भी फाइनल नहीं है। आप ये देखेंगे 24 को ट्रंप साहब ने कहा कि मुलाकात नहीं होगी, 25 को कहा कि अब तो बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, 26 को कहा कि शायद होगी और शायद 12 जून को ही हो। तो ये हवा के रुख की तरह रोज स्थिति बदल जाती है। पर इतना से जरूर कहूंगा कि संभावना मुलाकात की बिल्कुल है, बढ़ गई है। दोनों तरफ से उन्होंने एक दूसरे को और भी अच्छी तरह भांप लिया है, जांच लिया है। पर अभी कोई हम विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि ये 12 को ही होगी और सिंगापुर में भी ही होगी। जो आप जानते हैं कि अमेरिका का डेलीगेशन इस वक्त प्योंगयांग में है जी बातचीत के लिए। देखिए, जब दो देश के सदर मिलते हैं और वो भी खास तौर पे जबकि इतिहास तारीख में सबसे पहली मीटिंग होगी, इनकी मुलाकात होगी, तो ये बहुत कुछ इसमें तैयारी करनी पड़ेगी जी, बहुत नाप तोल करना पड़ेगा। लेकिन और ये इसलिए ये अभी बहुत काम बाकी है, तो ये 12 को होगी कि नहीं, ये मैं विश्वास के साथ नहीं। बिल्कुल, मतलब इसमें भी तजब्जो अभी भी बना हुआ है, ये देखने वाली बातों की बड़ा सवाल भी है। लेकिन आपको लगता है कि अमेरिका का एक डेलीगेशन जब बातचीत के लिए नॉर्थ कोरिया में है, अमेरिका चाहता है कि शुमाली कोरिया न्यूक्लियर हथियार पूरी तरह से छोड़ दे, क्या ये एक मुलाकात या एक मीटिंग में मुमकिन है? कतई मुमकिन नहीं है जी, क्योंकि सारा अस्तित्व जो है उनका नॉर्थ कोरिया का, उन्होंने दाव पे लगा दिया था ये परमाणु हथियार और मिसाइल बनाने के लिए। 70 साल से उन्होंने हर मुश्किलात को झेला है, दुनिया भर से की तरफ से क्रिटिसिज्म को झेला है, वहाँ भूख मरी हुई है, फैमिन्स हुए हैं, 10,000 लोग मरे हैं, पर उन्होंने ये कोशिश की है कि उनकी जो रिजीम है, उनके जो प्रशासन है जी, उसकी सिक्योरिटी कायम हो जाए। तो अब उनको लगता है कि वो हो गई है, तो वो तो उनका इंश्योरेंस पॉलिसी है, कोई वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं देंगे। पर हाँ, अगर ये जरूर मानने को तैयार हो जाएंगे कि भविष्य में किसी, और वो कोई टाइमलाइन भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि अगर हमको एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ जाए, जब बढ़ जाएगा जी, जब आर्थिक स्थिति हमारी सुधर जाएगी, जब आप लोग हमको आर्थिक मदद देना शुरू कर देंगे, तो तब हम धीरे धीरे प्रोग्रेसिव तौर पे ग्रेजुअली अपने परमाणु हथियार कम करते जाएंगे। और इस वक्त में हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम और कोई विस्फोट नहीं करेंगे, कोई टेस्ट नहीं करेंगे, और आप हमारे पे निगरानी रखें। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से मॉनिटरिंग करें, चेक करें, तो वो ऐसा तो कुछ हो जाएगा जी, तो जिससे ट्रंप साहब को वो कह सकें कि देखिए, हमने नॉर्थ कोरिया को मना लिया कि आखिरकार वो परमाणु हथियार पूरी तरह छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी ही बातचीत होगी जहां की कुछ थोड़ा गोलमोल हो जाए, कुछ मान लिया जाए और ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए जिससे कि दोनों लोग थोड़ा आगे बढ़ सकें जी। लेकिन विष्णु प्रकाश जी, जिस तरह से ये बातचीत होने जा रही है, चलिए अगर वो हो जाती है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि ये तय प्रोग्राम के तहत अगर हो जाती है, लेकिन अगर बात नहीं बनती है तो फिर क्या होगा? अगर ये संभावना हुई कि बात नहीं बनती तो ये मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि ट्रंप साहब के पास वो वैसे ही इतनी परेशानियों में घिरे हुए हैं कि वो एक और बड़ी परेशानी नहीं उठा पाएंगे और ना ही उठाना चाहते हैं जी। तो इसीलिए मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि बहुत तैयारी की जरूरत है। जो डिप्लोमेटिक जैसे डिप्लोमेट जो कि वर्डिंग में खूबसूरती से एक ताना बाना बुनते हैं, वो कुछ बुनने की जरूरत है, ताकि दोनों साइड ये कह सकेंगे साहब हमने कुछ खोया नहीं है, हमने कुछ पाया है जी। जो विन विन की बात होती है वो कुछ ऐसी बात हो जाए तब तो ये बात आगे बढ़ेगी। पर अगर उनको लगा कि ये बात आगे नहीं बढ़ेगी
तो इसकी जो मुलाकात की संभावना बहुत कम हो जाएगी और शायद नहीं भी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया विष्णु प्रकाश जी अपनी बात रखने के लिए। जी सलाम पर साबिक डिप्लोमेट विष्णु प्रकाश जी फोन लाइन पर थे और बात करेंगे चीन की। चीन ने बहरे जुनूबी चीन में अमेरिकी बहरी जहाजों की मौजूदगी पर सख्त एतराज जताया है। चीन के वजीर खारजा की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि चीन की इजाजत के बिना अमेरिका बहरिया का चीन के समंदर में दाखिल होना न सिर्फ चीनी रियासत की खुद मुख्तारी पर हमला है बल्कि बैन अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी भी है। चीन ने कहा है कि किसी मुमकिन अस्करी सूरत हाल से निमटने के लिए अपनी बहरिया और फिजाइया की तैयारी की सेहत में वो इजाफा कर देगा। अमेरिकी जराये ने बताया है कि इतवार के रोज 2 अमेरिकी बहरिया जहाज पारासिल जजीरे से गुजरे थे। चीन इन जजीरों पर मिल्कियत का दावा करता है, वहीं चीन के पड़ोसी मुल्क भी इस इलाके पर अपना हक जताते हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज। ब्रेक के बाद खैर मकदम में आपका, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। पाकिस्तान में साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क को निगरान वजीर आजम नामजद कर दिया गया है। निगरान वजीर आजम के नाम का ऐलान वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सैयद खुर्शीद शाह ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम इंतखाबात होना है। जस्टिस नासिरुल मुल्क की क़यादत में निगरान हुकूमत इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली हुकूमत के इख्तिदार में आने तक अपने फ़राइज़ अंजाम देती रहेगी। नासिरुल मुल्क के नाम से पहले कई नाम ज़ेर बहस आए थे, लेकिन उन पर इत्तफाक नहीं हो सका। नासिरुल मुल्क माजी में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहने के अलावा अबूरी तौर पर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के सरबराह भी रह चुके हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ, स्पीकर साहब का शुक्रगुजार हूँ, जो हम सब ने मिल के सब्र और तहम्मुल के साथ जज्बात से हट के अपना फैसला किया है। जो नाम मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो बहुत ही काबिल एहतराम है। जैसे मैंने कहा, दूसरे भी काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। ये नाम भी काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। वो नाम है नासिरुल मुल्क का साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। उनका एक अपना हिस्टोरिक रोल रहा है। हिंदुस्तान ने कहा है कि वो पाकिस्तान से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने कहा कि जब सरहद पर तोपें गरज रही हों, जनाजे उठ रहे हों, तो बातचीत की आवाज अच्छी नहीं लगती। सुषमा स्वराज ने कहा कि बातचीत इंतखाबात के पहले हो या फिर बाद में, लेकिन पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर लगाम लगाना होगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात 25 जुलाई को होने वाले हैं। गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में पाकिस्तान के हुक्म पर भी भारत ने कड़ी नाराजगी जताई है। फॉर टॉक्स के साथ हमने कभी भी वी वर नेवर इन अ पोजीशन व्हेन वी सेड दैट वी आर नॉट रेडी फॉर टॉक्स, बट देयर इज अ केवियट, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। ये हमारी पोजीशन है और इस पोजीशन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, चुनाव से पहले भी। चुनाव का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम चुनाव से पहले भी बातचीत को तैयार हैं, बशर्ते पाकिस्तान आतंकवाद छोड़कर बातचीत की मेज पर आने को तैयार हो। और ये बात मैं आज नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण देते हुए ये बात कही थी जब नवाज साहब ने 4 फॉर्मूले रखे थे। तो मैंने कहा था 4 फॉर्मूलाज की जरूरत नहीं है, आप एक फॉर्मूला रखिए, आतंकवाद छोड़िए और बातचीत करिए। तो सुषमा स्वराज ने साफ कह दिया है कि बातचीत तभी मुमकिन है जब दहशतगर्दी पर लगाम लगाई जाएगी पाकिस्तान की तरफ से। आपको बता दें कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात 25 जुलाई को होने वाले हैं। सुषमा स्वराज ने साफ किया कि चाहे बात इलेक्शन से वहां के पहले हो या वहां के इलेक्शन के बाद, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारे मसले हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, उस पर गौर करना होगा। गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में भी पाकिस्तान के हुक्म पर हिंदुस्तान ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। तो साफ तौर पर कहा है वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने कि जब सरहद पर तोपें गरज रही हों, जनाजे उठ रहे हों, तो बातचीत की आवाज अच्छी नहीं लगती। सुषमा स्वराज ने कहा कि बातचीत इंतखाबात के पहले हो या बाद में, लेकिन पाकिस्तान को अपनी तरफ से पहल करनी होगी चीजों को लेकर के, खासतौर से दहशतगर्दी को लेकर के, जो लगातार
कश्मीर में इस वक्त बरपा है पाकिस्तान की तरफ से और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनका बहादुरी के साथ मुकाबला कर रही हैं। यहां तक कि रमजान के मुबारक मौके पर भी एक तरफा सीज फायर को मिलिटेंट तंजीमों ने मानने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान से खासतौर से ट्रेनिंग लेकर इस तरफ दरअंदाजी करने वाले ये ग्रुप लगातार हमले कर रहे हैं। हालांकि इन्हें मुंह की खानी पड़ रही है, हमारी बहादुर अफवाज इनका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो साफ कर दिया वजीर खारजा ने कि पहले पाकिस्तान को अपनी तरफ से पहल करनी होगी, दहशतगर्दी पर लगाम लगानी होगी, तभी बात हो सकती है, क्योंकि बात उस वक्त अच्छी नहीं लगती जब सरहदों पर तोपें गरज रही हों, जनाजे उठ रहे हों। ऐसे में बातचीत की आवाज अच्छी नहीं मालूम होती है। आज वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पाकिस्तान के हवाले से पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने अपनी पाकिस्तान पॉलिसी को लेकर तमाम बातें मीडिया के सामने रखी। और इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद पाकिस्तान से खालिद महमूद खालिद साहब जुड़ गए, जो कि वहां के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर खैर मकदम है आपका जी सलाम हिंदुस्तान में। सर आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क को निगरां वजीर आजम बनाया गया है, क्या वो इतने खासतौर से वोलेटाइल सिचुएशन में साफ शफाफ इंतखाबात करा पाएंगे? जी, नासिरुल मुल्क का जो ताल्लुक है वो किसी सियासी जमात से उनका गहरा ताल्लुक नहीं है जी। तो इसी वजह से उनको इस वक्त निगरान जो वज़ीर आज़म है उनको लगाया गया ताकि कोई भी जमात जो है पॉलिटिकल पार्टी वो ये ना कहे कि किसी खास जमात का फेवरेट जो है वो कैंडिडेट लगाया गया है। इसके बावजूद उनकी अपनी एफिलिएशन होंगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो एक साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए वो एक बेहतरीन जो प्राइम मिनिस्टर है केयरटेकर वो साबित होंगे। जी, पाकिस्तान में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं सही तरीके से कराने में पाकिस्तानी आर्मी का रोल क्या रहेगा? जी, पाकिस्तानी आर्मी का ये कहना है कि वो साफ और शफाफ इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन की हर मुमकिन मदद करेगी और जहां भी उनकी जरूरत पेश आएगी उनकी वो हेल्प करेगी। लेकिन जहां तक ये कहना कि उनका कोई इन्फ्लुएंस होगा इलेक्शन में, तो ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अब अदालतों के जो इख्तियार में होगा सब कुछ। जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अदालतों में जा सकेंगे, मीडिया यहाँ पे आजाद है, इसलिए कोई इसको जो हाईजैक करे या इस पे इन्फ्लुएंस करे इस तरह के नजर नहीं आ रहे हालात। ठीक है खालिद महमूद खालिद साहब, एक और सवाल था कि हिंदुस्तान ने आज साफ कहा है कि वो पाकिस्तान से बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पहले दहशतगर्दी को खत्म करना होगा। क्या पाकिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच बातचीत मुमकिन है, आपको लगता है, वहां के सियासी हालात को देखते हुए? जब तक ये लेकिन का लफ्ज खत्म नहीं होगा दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जो वो बेहतर नहीं हो सकेंगे। दोनों मुल्कों को ये लेकिन के अल्फाज जो है कि जी आप इसको जो है मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, आप कहते हैं हम दहशतगर्दी को उठाएंगे, यकीनी तौर पे उठाएं। दोनों मुल्कों को ये सिलसिले उठाने चाहिए, लेकिन ये शराइत के साथ जो मुज़ाकरात होंगे ये दोनों मुल्कों को कभी भी एक मेज पे लाने के लिए मुफीद नहीं होंगे। जी, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद खालिद साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान से जी सलाम के साथ जुड़ने के लिए और अपनी अहम राय रखने के लिए। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ हिंदुस्तान के दौरे पर हैं। जरीफ ने आज दिल्ली में अपनी हममनसब सुषमा स्वराज के साथ मुलाकात की। अमेरिका के जौहरी मुआहदे के पीछे हटने के बाद जवाद जरीफ का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जराये के मुताबिक सुषमा स्वराज से मुलाकात में जरीफ जौहरी मुआहदे पर हिंदुस्तान की हिमायत मांग सकते हैं। चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट पर भी इस मीटिंग में बात हो सकती है। हिंदुस्तान ईरान का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदार मुल्क है और अमेरिका के फैसले से भारत के तेल दरामद पर असर पड़ने का खदशा है। We have had very good relations in the past and we expect to continue these relations. We will have a number of meetings today and we will work on expanding the very good relations that we've had with India. वहीं ईरान के सदर हसन रूहानी अपने चीनी हममनसब शी जिनपिंग के साथ अगले महीने मुलाकात करेंगे। हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान जौहरी समझौते से पीछे हटने और ईरान पर पाबंदी लगाने के ऐलान के बाद इस मुलाकात के मायने काफी बढ़ गए हैं। 2015 में जौहरी समझौते पर दस्तखत करने वाले चीन, रूस और यूरोपीय ममालिक इस समझौते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के वजीर खारजा यांग यी ने बताया कि चिंगदाओ में 9-10 जून को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग अपने ईरानी सदर
अपने हममनसब ईरानी सदर रूहानी से मुलाकात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा यहां पर हॉल लेंगे, लौटेंगे वर्ल्ड न्यूज में दुनिया की और भी खबरों के साथ। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज जी सलाम पर। इटली में हुकूमत साजी की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। इटली के सदारती दफ्तर के मुताबिक नामजद वजीर आजम जोजीपे कोंते ने नई मुल्क की हुकूमत तश्कील देने से माजरत कर ली है। उन्हें 23 मई को हुकूमत साजी की दावत दी गई थी। जराये के मुताबिक नई काबीना में वजीर इक्तसादियात के लिए यूरोपियन यूनियन और जर्मनी के नाकिद पावलो सावाना का नाम तजवीज किया गया था, जिसे सदर सरजीव मातरेला ने मुस्तरद कर दिया। सदर का कहना है कि वो काबीना में यूरोजोन से निकलने की बात करने वालों को कबूल नहीं कर सकते। इसी तरह इटली एक बार फिर सियासी बहरान में फंस गया है। वाज़ेह है कि इटली में हालिया आम इंतखाबात के बाद इत्तेहाद को लेकर लंबी खींचतान चली और कोलंबिया में हुए सदारती इंतखाबात में वोटों की गिनती जारी है। पहले दौर की गिनती के बाद दाएं बाजू के उम्मीदवार इवान ड्यूक और बाएं बाजू के गुस्ताफो पेत्रो ने चोटी के 2 मकाम हासिल किए हैं। ड्यूक को 39% वोट हासिल हुए, जबकि साबिक गोरिल्ला पेत्रो ने 25% वोट पाए। बहुत से लोगों को इन्होंने चौंका भी दिया। हालांकि सदर का फैसला 17 जून 2018 को दूसरे मरहले की वोटिंग में होगा। आपको बता दें कि तशद्दुद और बगावत का रास्ता छोड़कर सियासत में कदम रखने वाले फार्क से इन इंतखाबात में बेहतर नताइज की उम्मीद है। हालांकि कोलंबिया सरकार और फार्क बागियों के बीच अमन समझौते पर मुल्क के लोगों में इत्तेफाक राय नहीं है और सदारती इंतखाबात के दौरान ये अहम मुद्दा था। फिलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास को 8 दिन के इलाज के बाद आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो निमोनिया के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए थे। इतने दिन चले इलाज के चलते उनकी हालत के बारे में तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जा रही थी और इस बार ये बात जोरों पर थी कि उनकी जगह कौन लेगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वो आम दिनों की ही तरह सूट पहने हुए और बिना किसी मदद के चलते हुए नजर आए। अब्बास ने कहा कि वो मंगल से पहले की तरह काम पर लौट जाएंगे। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, यह कहावत उस वक्त फ्रांस की राजधानी पेरिस में सच साबित हुई जब पेरिस की सड़कों पर भटकने वाले एक अफ्रीकी नौजवान ने स्पाइडरमैन जैसी बहादुरी दिखाते हुए एक बच्चे की जान बचाई। पेरिस की एक बहुमंजिला इमारत की 5वीं मंजिल पर बच्चा लटका हुआ था। बालकनी में खड़े एक शख्स ने बच्चे को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चे को ऊपर नहीं खींच सका। बच्चा लटका रहा। तभी 22 साल के मामूदो गसामा वहां पर पहुंचे और उन्होंने फौरन फुर्ती दिखाते हुए किसी स्पाइडरमैन की तरह इमारत में चढ़ना शुरू किया और 30 सेकंड के अंदर गसामा 5वीं मंजिल पर पहुंचकर बच्चे को बचा चुके थे। मामूदो गसामा की हर तरफ तारीफ हो रही है, यहां तक कि फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रों ने उन्हें सदारती महल में बुलाकर के शाबाशी दी और उनकी बहादुरी और नेक काम के लिए उन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया है। नाज़रीन, आपने बाइक और कार स्टंट देखा होगा, लेकिन क्या आपने हवाई जहाज का स्टंट देखा है? अगर नहीं तो हम आपको दिखाते हैं जापान के समंदर के ऊपर हवाई जहाज की कलाबाजियां। इस रेड बुल एयर रेस में ऑस्ट्रेलिया के मार्ट हॉल ने पहला मकाम हासिल किया। जापान के योशिदाइल मोरियोना ने दूसरा और अमेरिका के मिशेल ने तीसरा मकाम हासिल किया। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।